हजारों साल पहले झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर के 7 भाई और एक बहन की कहानी, जिसे आप सब भी कभी न कभी कहीं न कहीं अपने दादा दादी या नाना नानी की जुबानी जरूर सुने होंगे। दोस्तों, ये कहानी सत्य पे आधारित है। लोग आज भी इसे सत्य कहानी ही मानते हैं। आज भी झारखंड के उस जगह पे इस कहानी की सत्यता जानने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो चलिए इस कहानी को करते हैं स्टार्ट। तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल, जिसका नाम है कहानी कथा जीरो फल, और मैं हूँ माही। प्रचलित कहानी के अनुसार 7 भाइयों की एक छोटी बहन थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। वो 7 भाइयों की अकेली बहन थी, जो बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उन 7 भाई में जो सबसे छोटा भाई था, वो एक आंख से काना था, लेकिन वो अपनी बहन को दिलो जान से चाहता था। उसकी देख रेख केयर वही छोटा भाई करता था। तो दोस्तों, एक दिन की बात, अक्सर पुराने समय में ऐसा होता था कि घर के मर्द काम करने के लिए बाहर जाते थे और वहीं घर की औरतों का जिम्मा था कि घर संभाले, साथ ही खाना पकाए। तो यहाँ पे भी 7 भाई काम करने के लिए बाहर गए तो अपनी छोटी बहन को बोल कर गए कि हम लोग के लिए खाना बना के रखना। वैसे दोस्तों, इन लोग के घर में मम्मी पापा नहीं, ना ही भाइयों की शादी हुई थी। तो छोटी बहन की जिम्मेदारी थी कि वो घर संभाले और भाइयों के लिए खाना बनाए। और ये बोलकर 7 भाई अपने खेती के काम के लिए बाहर चले गए। अब इधर बहन जंगल में गई और अपने भाइयों के लिए सिरौटी का साग तोड़ कर लाई। अब सिरौटी के साग को घर लाने के बाद में वो पकाने के लिए साफ सफाई में लग जाती है। उसी वक्त सब्जी काटते काटते उसकी उंगली कट जाती है, जिससे उसकी उंगली से तेज धार खून बहने लगती है। अब वो खून को पोंछने के लिए आसपास देखती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। वो सोचती है कि अगर किसी चीज से अपना खून साफ करेगी तो भाइयों को इसके बारे में पता चल जाएगा और वो खामखा उसकी चिंता करेगी। यही सोचकर वो अपना खून सिरौटी की साग में ही पोंछ देती है और जल्दबाजी में सब्जी बना देती है, क्योंकि भाइयों के घर आने का टाइम हो रहा था। 7 भाई खाना खाने के लिए बैठते हैं तो छोटी बहन उसको वही सिरौटी की सब्जी परोसती है जिसमें वो अपना खून पोंछी थी, जिसको खाने के बाद उसकी बनाए हुए सब्जी की 7 भाई जी भर कर तारीफ करते हैं और ये भी बोलते हैं कि सब्जी बहुत टेस्टी है, कल भी हमारे लिए यही सब्जी बनाना। दूसरे दिन भी बहन भाइयों के कहने पर वही सब्जी बनाती है, लेकिन उस दिन के जैसा स्वाद उनके भाइयों को नहीं मिला। ऐसे लगातार 2-3 दिन भाइयों के कहने पर वो सिरौटी की सब्जी बनाती रही, लेकिन पहले दिन के जैसे वो टेस्ट उनको नहीं मिल पा रहा था। तब भाइयों ने बहन से पूछा कि बताओ, आखिर उस दिन ऐसा कौन सा मसाला डाल के बनाई थी सब्जी कि बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन उसके बाद से जो भी सिरौटी की सब्जी बनाई हो उसमें वो स्वाद नहीं आ रहा है। बहन अपने भाइयों को बताती है कि उस दिन सिरौटी की सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली कट गई थी, जिसका खून उसने साग में ही पोंछ दिया था। शायद इसलिए वो सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी। ये बात सुनकर सभी भाई अचंभित हो गए। फिर दूसरे दिन 5वें नंबर का भाई, जो 7 भाई में थोड़ा लालची रहता है, वो अपने 7 भाइयों से बोलता है कि सोचो, अगर बहन का खून इतना टेस्टी है तो उसका मांस कितना ज्यादा टेस्टी होगा। ऐसा बोलकर वो सभी भाई के मन में लालच डाल देता है, जिसके कारण सभी भाई अपनी बहन का मांस खाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। छोटे भाई को छोड़कर बाकी सभी भाइयों के मुंह से लार टपकने लगा था। स्वादिष्ट खाना खाने के कितने लालची हैं उनके भाई, इस बात की जानकारी उसकी बहन को हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद ही भाइयों ने अपनी बहन की मांस खाने की योजना बनाई और इसीलिए एक दिन सभी भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को घने जंगल में लेके जाते और जंगल में एक 4 केन के पेड़ पर पहले से ही इन भाइयों द्वारा एक मचान बनाया गया होता है, जिसमें अपनी बहन को ये झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं तुम इस मचान पर चढ़ के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर आते जाते हैं। अगर यहाँ पे बैठोगी तो जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे। और इस प्रकार दोस्तों, अपनी बहन को मचान पे बिठाकर सभी भाई
शिकार करने का झूठ मूठ नाटक करने लगते हैं ताकि उसकी बहन को जरा सा भी शर्म न हो। और इधर बहन को आभास हो जाता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर भी वह मचान में चुपचाप बैठ जाती है। अब तो वो खुद चाह रही थी कि मेरे भाइयों की इच्छा पूरी हो जाए। फिर सभी भाई मचान के सामने छोटा सा पहाड़ टाइप पत्थर होता है। उसमें सभी भाई अपने अपने बाणों को तेज धार करते हैं। अब बारी आती है बहन के ऊपर निशाना लगाने की। तो सबसे पहले बड़ा भाई धनुष उठाता है और अपने बहन के ऊपर निशाना लगाता है। बहन ये समझ गई थी कि आज तो बचना नामुमकिन है। जैसे बड़े भाई निशाना लगाता है, उसका निशाना सही नहीं लगता, बाण इधर उधर चला जाता है। इस पर बहन बोलती है कि अगर जान से मारना है तो सीधा मेरे सीने पर मारो, ऐसे इधर उधर क्यों बाण चला रहे हैं। तो ऐसे ही बोलते जा रही थी और इधर सभी भाई एक के बाद एक वार करते जा रहे हैं, लेकिन किसी का भी सटीक निशाना उसके ऊपर नहीं लगा। फिर दोस्तों लास्ट में बारी आती है सबसे छोटे भाई की, जिसका निशाना बाकी भाइयों के मुकाबले ज्यादा दुरुस्त होती है। लेकिन छोटा भाई निशाना लगाने के लिए मना करता है। फिर उसके सभी भाई उसको प्रेशर देते हैं कि अगर तुम निशाना नहीं लगाओगे तो हम सब भाई मिलकर तुमको भी बहन के साथ में जान से मार देंगे। अब इधर बेचारा छोटा भाई मरता नहीं तो क्या करता, वो भी अपने बहन के ऊपर निशाना लगाने लगा। इस बार बहन को लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी। वो भी जानती है क्योंकि उसके सबसे छोटे भाई का निशाना कितना सटीक है। अब छोटा भाई निशाना लगाता है, लेकिन उसके मन में था कि वो दूसरी जगह निशाना लगाए। बहन को भी ये आभास हो जाता है कि अगर इसका निशाना आज सटीक नहीं बैठा तो सभी बड़े भाई मिलकर इसको भी जान से मार देंगे। इसलिए वो बोलती है कि निशाना लगाना है तो मेरे छाती पर लगाओ, इधर इधर तीर मत छोड़ना। तो सुनते ही छोटे भाई ने उस पर तीर छोड़ दिया, जो सीधे उसकी बहन के सीने पे जाके लगती है। फिर कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा वहीं भटकने लगती है, ये देखने के लिए कि मेरे भाई मेरे बॉडी के साथ में क्या करेंगे। ये सब होने के बाद में छोटा भाई बहुत रोता है कि भाई तो मांस खाने के लिए उसके मांस को पकाने का इंतजाम करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो शरीर के मांस को मिलकर काटने लग जाते हैं। छोटे भाई को मांस पकाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने भेज देते हैं। जंगल में घूमकर खोज खोज कर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है कि इतनी सारी लकड़ियों को अकेले कैसे लेकर जाऊंगा। तो वैसी जो रस्सियां दी है 7 टुकड़ों में दी है, को जोड़ने पर भी छोटा पड़ रहा है और अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरे भाई लोग मिलके मुझे मार देंगे। यही सोचकर वो बैठ के रोने लगा। तभी उसके सामने एक नाग देवता प्रकट होता है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तभी वो छोटा भाई अपनी सारी व्यथा नागदेव को बताता है। नागदेव बोलते हैं कि मैं पहुंचा दूंगा सारी लकड़ियों को, और ऐसे ही होता है। वो नाग के ऊपर सारी लकड़ियों को रच देता है। लुढ़कते लुढ़कते सभी लकड़ियों को मंजिल तक पहुंचा देता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। अब बाकी भाई ये देखकर दंग हो जाते हैं कि इतनी सारी लकड़ियों को ये अकेला कैसे लेके आया। भाइयों को हजम नहीं होती, इसीलिए अब की बार वो एक घड़े को 7 छेद करके देता है पानी लाने के लिए। छोटा भाई पानी लाने के लिए चला जाता है और इधर बाकी भाई अपनी बहन के मां की सब्जी पकाने के लिए लग जाते हैं। छोटे भाई को थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक कुआं नजर आता है। सोचता है कि यहाँ पानी भर लेता हूँ। वो घड़े को जैसे ही कुएं के अंदर डालकर पानी निकालने के लिए बाहर लाता है तो देखता है कि सभी पानी मटकी से बाहर चला गया है, क्योंकि घड़े में छेद थी। छोटा भाई वहीं बैठकर ये सोच सोच के रोने लगता है कि अगर वो बिना पानी के जाएगा तो सब भाई उसको भी मार डालेंगे। और उसकी यही सारी बातें को कुएं में मौजूद मछली, मेढक और केकड़ा ये सब सुन रहे थे। जब रोता देखे तो आके उससे पूछे कि आखिर वजह क्या है, क्यों रो रहे हो इतना। तो पूरी राम कहानी इन तीनों को बताता है। वो बताता है कि कैसे उसने उसकी बहन को मारा। वो बोलता है कि फूल जैसी अपनी बहन का मांस मैं कैसे खा सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं खाऊंगा तो भी मेरे भाई मुझे मार डाले। इस पर मेढक बोला कि तुम फिक्र मत करो, हम सब मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। मछली बोलती है कि अगर तुम्हारा भाई मांस खाने के लिए बोले तो तुम मुझे खा लेना।
केकड़ा बोलता है कि अगर हड्डी खाने की बारी आई तो तुम मुझे खा लेना, इससे बड़े भाइयों को तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। फिर छोटे भाई ने ऐसा ही किया जैसे मछली, केकड़ा और मेढक ने कहा था। रात में जब बहन के पके हुए मांस को छोटे भाई को परोसा गया, तब सभी भाइयों से छुपकर वो पके हुए मांस को पास में जो दीमक का टीला था उसी में सभी मांस को डालता जा रहा था और मछली और केकड़े को खा रहा था। और इधर 6 भाई बहन के मांस को खाने का लुत्फ उठा रहे थे। ये सब नजारा उसकी बहन की आत्मा देख रही थी। जहाँ पे मांस सीखा था छोटे भाई ने, वहाँ समय बीतने पर बांस का एक बड़ा सुंदर सा झुंड उगता है और वो झुंड आज भी मौजूद है वहाँ पर। इस घटना के सालों बीतने के बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के सुंदर झुंड के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस बांस पर पड़ती है। तो जोगी जैसे बांस को देखता है तो सोचता है कि इतनी सुंदर बांस की अगर मैं बांसुरी बना दूं तो इसकी कितनी सुंदर और मधुर आवाज होगी। यही सोचकर वो जोगी उस बांस को काटने लगता है। तभी उस बांस से आवाज आती है कि मत काट रे जोगी, मुझे मेरे भाई ने उगाया है। तब भी वो जोगी उस बांस को काटकर उसकी बांसुरी बना लेता है और उस बांसुरी से इतनी सुरीली आवाज निकलती थी कि जो भी उसकी धुन सुनता वो मन से मुग्ध हो जाता था। एक दिन घूमते घूमते जोगी बड़े भाई के घर चला जाता है धन की लालच में। जोगी बांसुरी को जोर जोर से बजाना शुरू करता है, लेकिन इस बार वो बांसुरी का जो मीठा मधुर सुर था वो भद्दा और बेकार हो जाता है। जो कि जब भी कोई धुन बजाने की कोशिश करता तो ऐसे ही भद्दी आवाज से सुर निकलता। इस पर बड़े भाई गुस्सा हो जाते हैं और जोगी को मारकर वहां से भगा देते हैं। ऐसे करते जोगी सभी भाइयों के पास में जाता है। सभी भाइयों के घर में जाने के बाद में बांसुरी से वही भद्दा और बेकार धुन निकलता है, जिसके चलते जोगी को अपने घर से बार बार भगा दिया जाता है। अब अंत में वो जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। जैसे ही वो जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है, वैसे ही वो बांसुरी मधुर धुन में अपने आप बजने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर छोटे भाई को रहा नहीं जाता। वो फौरन घर से बाहर आता है, उस जोगी से उस बांसुरी की वो मांगी कीमत देकर उसको खरीद लेता है और मेहमान नवाजी करके जोगी को भी विदा कर देता है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। छोटे भाई को अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब वो वापस आता है अपने घर तो देखता है कि वो साफ सफाई अच्छे से हुई रहती है, घर भी सुंदर तरीके से सजा हुआ रहता है, सभी चीज अपने जगह पर व्यवस्थित रहती है। छोटा भाई ये सब चीज देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हुआ। कभी भी मेरे कमरे की इस तरह से साज सज्जा नहीं हुई थी जो अभी हुआ है। छोटा भाई सोचता है कि शायद मेरी कोई भाभियां आके घर की साफ सफाई कर दी होगी। अब जब भी छोटा भाई घर से बाहर जाता तब भी उसके घर और कमरे की साफ सफाई बेहतर होती रहती। ये देखकर अब छोटा भाई अपनी भाभियों से पूछता है तो उनकी भाभियां उसको नहीं में जवाब देती है। बात छोटे भाई को समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर एक दिन छोटा भाई सच्चाई जानने के लिए घर से बाहर जाने का ढोंग करके घर से निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद वो वापस आकर अपने घर के एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। अब छोटा भाई देखता है कि बांसुरी से एक सुंदर लड़की निकल के घर की साफ सफाई कर रही है, उसके घर को सजा रही है और ये सब करने के बाद भी वो फिर से उस बांसुरी के अंदर चली जाती है। ये देखकर छोटे भाई की आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल हूबहू उसकी छोटी बहन से मिलती थी। ये सब देखने के बाद में छोटा भाई कुछ दिन बाद फिर वही बहाना करके घर से निकलता है और कुछ देर बाद आकर वो घर में फिर से छुप के बैठ जाता है। फिर से एक बार वो लड़की बांसुरी से निकलकर घर को सजा धजाकर जैसे ही बांसुरी में समाने वाली होती तो तुरंत छोटा भाई लड़की का हाथ पकड़ लेता है और बांसुरी को जला देता है, जिसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए इंसानी रूप में आ जाती है
और दोनों भाई बहन अपना जीवन हंसी खुशी से एक साथ बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी जिसकी सत्यता आज भी मौजूद है। आशा है आप लोग को कहानी पसंद आई होगी। जो लोग इस कहानी के बारे में पहले से जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में ऐसी किसी रोचक कहानी के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दे। राधे।